हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स के विभिन्न सिद्धांतों जैसे उनका संप्रभुता सिद्धांत, उनका सामाजिक समझौता सिद्धांत, उनके कानून और अधिकार संबंधी विचार, इस बारे में हम पूर्व की क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने थॉमस हॉब्स की विभिन्न आलोचनाओं पर बात करी थी, अर्थात उनकी विचारधाराओं में जो कमियां पाई गई, उनकी विचारधाराओं में जो त्रुटियां पाई गई, उन त्रुटियों को विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा उजागर किया गया। उनके जो आलोचक विचारक थे उनमें थे वाहन, कैटलिन, हाइटहाल और लॉक। इन विद्वानों ने थॉमस हॉब्स की विचारधारा की कुछ त्रुटियों को पकड़ा या त्रुटियों को महसूस किया और उन्होंने उसको बताया। जैसे कि पूर्व की क्लास में हमने देखा था कि उन्होंने ये माना कि थॉमस हॉब्स का जो मानव संबंधी स्वभाव संबंधी जो विचारधारा है वो एकाकी है। अर्थात उन्होंने माना कि थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति को ईर्ष्यालु, झगड़ालू प्राणी माना, अनैतिक प्राणी माना, जबकि व्यक्ति जो है उसके स्वभाव के विभिन्न स्वरूप होते हैं, उसके स्वभाव में विभिन्न प्रवृत्तियां पाई जाती है। जैसे कि व्यक्ति नैतिकता भी रखता है, इसके साथ साथ व्यक्ति जो है समाज में भी रहना चाहता है, सामाजिक प्राणी भी होता है। तो इस प्रकार से आलोचकों ने माना कि थॉमस हॉब्स ने जो है वो व्यक्ति की सिर्फ कमियां ही देखी, व्यक्ति को एक ईर्ष्यालु, झगड़ालू या एक कहा जा सकता है कि एक महत्वाकांक्षी प्राणी ही उन्होंने माना और इसी आधार पर उन्होंने मानव स्वभाव का वर्णन किया। उन्होंने व्यक्ति के स्वभाव के दूसरे पक्ष का अध्ययन नहीं किया या दूसरे पक्ष को बिल्कुल जो है उपेक्षित कर दिया और उसके आधार पर उन्होंने अपनी बात नहीं कही। तो थॉमस हॉब्स का मानव स्वभाव संबंधी जो विचारधारा है या मानव स्वभाव संबंधी जो सिद्धांत है वो आलोचकों ने गलत माना, उसको एकाकी माना। इसी प्रकार से थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत रखा और उसके तहत सभी व्यक्तियों में उन्होंने समझौता होना बताया और ये माना कि सभी व्यक्ति जो है एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को अपने समस्त अधिकार सौंप देंगे और उनका आज्ञा पालन करके वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे या उनके आज्ञा पालन में ही वो अपने अधिकार या अपनी जो है इच्छा व्यक्त करेंगे। तो इस चीज़ को भी आलोचकों ने ठीक नहीं माना। उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति या मानव विवेक जो है इस चीज़ की कभी भी आज्ञा नहीं दे सकता कि वो अपने समस्त अधिकार किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप दे और स्वयं जो है दासता मोल ले ले या स्वयं जो है दासता के एक दास के रूप में अपने जीवन का निर्धारण करे। तो ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो भी अतार्किक आलोचकों ने माना। अब हम आगे की आलोचनाओं का वर्णन करेंगे। अगली आलोचना है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक है। अर्थात आलोचकों ने माना कि थॉमस हॉब्स के द्वारा मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन जो था वो अवास्तविक है, वो जो है सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने माना कि ऐतिहासिक आधार पर ऐसे कोई तथ्य नहीं है कि सभी व्यक्तियों से युद्ध चलता रहता था या सबका सबसे युद्ध चलता रहता था। थॉमस हॉब्स ने ऐसा ही माना कि व्यक्ति जो है प्राकृतिक अवस्था में ऐसा था कि वो सभी का सभी से सदैव युद्ध चलता रहता था। व्यक्ति जो है सदैव एक दूसरे के पर आक्रमण करता रहता था या सदैव जो है एक दूसरे से शक्ति के लिए संघर्ष करता रहता था। तो जो है आलोचकों ने ये कहा कि ऐतिहासिक आधार पर या ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ऐसा नहीं देखा गया है कि सभी का सभी से युद्ध चलता रहता हो। इसके साथ साथ लॉक ने कहा कि यदि सबका सबसे युद्ध की स्थिति रही होती तो मानव जाति ही नष्ट हो जाती। अर्थात यदि वास्तव में ऐसा हुआ होता तो मानव जाति का अस्तित्व इस समय नहीं होता और मानव जाति अपने आप में लड़कर या एक दूसरे से लड़कर ही समाप्त हो गई होती। अगली जो आलोचना है वो है समझौते की शर्तें बुद्धि संगत नहीं है। अर्थात आलोचकों ने माना कि थॉमस हॉब्स ने जो राज्य के निर्माण के लिए जो समझौता माना कि सामाजिक जो समझौता हुआ उसकी शर्त ये थी कि सभी व्यक्ति जो मिलकर जो है वो किसी एक व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को या सभा को जो है अपने समस्त अधिकार दे देंगे और
वो समस्त अधिकार देते हुए सिर्फ आज्ञा पालन की शर्त पर वो जो है समझौता करेंगे। तो इस प्रकार की जो शर्त है वो मानव विवेक पर आधारित नहीं लगती है। आलोचकों ने माना कि ये जो शर्त है वो मानव विवेक पर आधारित नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि अपने समस्त अधिकार किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को देकर स्वयं जो है वो दासता का जीवन जो है अपने आप के लिए चुने। ऐसा संभव नहीं है। इस संदर्भ में लोक का कहना है कि क्या प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति इतने मूर्ख थे कि वे लोमड़ियों तथा जंगली बिल्लियों की शरारतों से बचने की फिक्र करते थे, लेकिन उस अवस्था में संतुष्ट थे और अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते थे जब शेर उन्हें निगलने जा रहा हो। अर्थात लोक ने कहने का प्रयास किया कि छोटे मोटे खतरों से बचने के लिए, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि समाज में अव्यवस्था से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है अपना जीवन दांव पे नहीं लगा सकता, अपनी स्वतंत्रता को दांव पे नहीं लगा सकता, और अपनी स्वतंत्रता को दांव में लगाकर वो स्वयं के लिए दासता को मोल नहीं ले सकता। तो लोक ने ये इन शब्दों में कहने का प्रयास किया कि कोई भी व्यक्ति लोमड़ियों से बचने के लिए या जंगली बिल्लियों से बचने के लिए जो है वो उस फिक्र में अपने आप को शेर के आगे नहीं कर सकता। उसका सीधा सा अर्थ ये है कि सामाजिक अव्यवस्थाओं से, सिर्फ सामाजिक अव्यवस्थाओं से बचने के लिए व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता को, अपने अधिकार को दांव पर नहीं लगा सकता और स्वयं के लिए दासता का रास्ता नहीं चुन सकता। तो इस प्रकार से लोक ने उनके जो समझौता सिद्धांत था उनकी आलोचना की। अगली आलोचना है राज्य संबंधी धारणा में रचनात्मकता का अभाव। अर्थात आलोचकों का ये मानना है कि थॉमस हॉब्स की राज्य संबंधी जो धारणा थी वो उसमें रचनात्मकता का अभाव था। अर्थात उसमें मानव कल्याण की धारणा नहीं थी, उसमें मानव के विकास की धारणा नहीं थी। अर्थात व्यक्ति उसमें स्वतंत्र नहीं था कि वो स्वयं के हित के हिसाब से या स्वयं की इच्छा के हिसाब से स्वयं का विकास कर पाए, स्वयं का कल्याण कर पाए या स्वयं को अपनी इच्छानुसार प्रगति पथ पर आगे ले जाए। बल्कि थॉमस हॉब्स का जो राज्य था वो पुलिस राज्य के समान था। अर्थात सबको जो है दंड के आधार पर घेरने वाला राज्य था या दंड के आधार पर संचालित करने वाला राज्य था। इस संदर्भ में गुज का कहना है कि लेवियाथन केवल अति मानवीय आधार का पुलिसमैन है जो अपने हाथ में दंड लिए है। उसका राज्य अनिवार्य बुराई है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं है। अर्थात गुज ने भी यही कहने का प्रयास किया कि लेवियाथन में वर्णित थॉमस हॉब्स का जो राज्य है वो पुलिसमैन का राज्य है। अर्थात वो बल के आधार पर लोगों के जीवन को संचालित करने वाला राज्य है और ऐसे राज्य में व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से स्वयं का विकास नहीं कर पाता है और स्वतंत्र रूप से स्वयं का नैतिक या सभ्यता की प्राप्ति वो नहीं कर पाता है। तो इस आधार पर विभिन्न आलोचकों ने माना कि उनके राज्य में जो है वो रचनात्मकता का अभाव था। अगली आलोचना वो है विधि संबंधी धारणा संकीर्ण। अर्थात थॉमस हॉब्स ने माना था कि जो संप्रभु है वही विधि का निर्माता है, वही विधि का स्रोत है और वही विधि का जो है व्याख्याता है। अर्थात उसने विधि का केवल एक स्रोत माना था, वो था संप्रभु शासक। संप्रभु शासक जो है वो कह देगा वही विधि है, वही कानून है और उसका सभी व्यक्तियों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन करना उसने बताया था। तो इस प्रकार से उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि विधि की व्याख्या करने का अधिकार भी जो है वो सिर्फ संप्रभु को प्राप्त है। थॉमस हॉब्स की नज़रों में न कोई नैतिक नियम है न कोई प्राकृतिक कानून है, बल्कि जो संप्रभु जो कहता है वही नियम है, वही कानून है। तो इस प्रकार से उसकी जो विधि संबंधी धारणा थी वो भी विद्वानों द्वारा, आलोचकों द्वारा संकीर्ण मानी गई और ये माना गया कि उसने संप्रभु को संपूर्ण अधिकार प्रदान कर दिए कि वो व्यक्तियों के नैतिकता अनैतिकता का निर्धारण करे, अच्छे बुरे का निर्धारण करे, धर्म अधर्म का निर्धारण करे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है आलोचकों ने माना कि उसने न नैतिक नियमों को महत्व दिया, न प्राकृतिक अधिकारों को महत्व दिया, बल्कि संप्रभु की आज्ञा को ही सर्वोच्च माना है। तो इस प्रकार से विधि की संकीर्णता देखी गई उनकी विचारधाराओं में।
इस संदर्भ में क्लैंडन का कहना है कि उसे इंग्लैंड की विधियों और प्रथाओं का कोई ज्ञान नहीं था। अर्थात आज भी देखा जाता है कि इंग्लैंड में परंपराओं का, विधियों, रूढ़ि विधियों का काफ़ी सम्मान किया जाता है और उसके आधार पर ही शासन का संचालन किया जाता है। तो क्लैंडर ने ये माना कि थॉमस होब्स को जो है इंग्लैंड की रूढ़ि विधियों, प्रथाओं, परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं था और इस आधार पर उसने संप्रभु को ही समस्त अधिकार प्रदान किए हैं। अगली जो आलोचना है वो है राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं। अर्थात थॉमस होब्स ने राज्य के विरोध में जो है व्यक्ति को बोलने से मना किया है। अर्थात व्यक्ति जो है या नागरिक जो है वो राज्य का विरोध नहीं कर सकता। इसी प्रकार उसने ये भी माना कि व्यक्ति जो है या नागरिक जो है वो सरकार का भी विरोध नहीं कर सकता। अर्थात उसने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया और दोनों के विरोध को अमान्य करार देते हुए व्यक्ति के लिए सिर्फ उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए जो है उसको तत्पर किया, या व्यक्ति के लिए सिर्फ राजा की आज्ञा पालन ही एकमात्र जो है उसका लक्ष्य है या एकमात्र ऑप्शन है उसके पास। इस संदर्भ में विलोबी का कहना है कि विलोबी का मानना है कि राज्य और सरकार में अंतर न मानना हॉब्स की सबसे बड़ी भूल है। अर्थात विलोबी ने इस बात का जिक्र किया कि हॉब्स ने जो है राज्य और सरकार में अंतर नहीं करना उसके दर्शन की सबसे बड़ी भूल है या उनकी विचारधारा की सबसे बड़ी भूल है और जो कि उसके दर्शन को दोषपूर्ण बनाती है। अगली जो आलोचना है वो है निरंकुश प्रभु सत्ता का समर्थन अनुचित। अर्थात हमने देखा था कि उन्होंने संप्रभुता सिद्धांत का निर्माण करते हुए जो शासक है, संप्रभु जो है, उसको समस्त अधिकार प्रदान कर दिए थे। अर्थात वही जो है विधि को बनाने वाला है, वही विधि की व्याख्या करने वाला है और उसके आदेश ही जो है वो कानून है, ये उन्होंने माना था और इस प्रकार से उन्होंने निरंकुश प्रभु सत्ता का समर्थन किया था। जबकि आलोचकों का ये मानना है कि दार्शनिक दृष्टि से चाहे संप्रभुता की निरंकुशता कितनी ही अनिवार्य हो, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो निरंकुश प्रभु सत्ता का प्रयोग किसी भी शासक के द्वारा नहीं किया जाता। व्यवहार में जो है प्रभु सत्ता का प्रयोग जो है नियंत्रित रूप से किया जाता है। प्रभु सत्ता को जो है उसका प्रयोग जनहित को ध्यान में रखकर उसका प्रयोग किया जाता है, जनता का समर्थन लेते हुए उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रभु सत्ता का जो है प्रयोग वो जब नियंत्रित होता है तभी जो है वो सही शासन का संचालन होता है और उसी शासन को जो है व्यवहारिक दृष्टि से सही माना जाता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि यदि प्रभु सत्ता अनियंत्रित रूप से प्रयोग में की जाती है तो जनता में विद्रोह उत्पन्न होता है, जनता में असंतोष उत्पन्न होता है और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है वो प्रभु सत्ता का या संप्रभु का विरोध कर सकते हैं और उसकी अवहेलना भी कर सकते हैं। साथ ही आलोचकों ने ये भी कहा कि ये भी कहा जा सकता है कि शासन की जो मुख्य प्रवृत्ति होती है या शासक की जो मुख्य प्रवृत्ति होती है वो होती है निरंकुशता और वो सदैव जो है निरंकुशता की ओर बढ़ना चाहता है। लेकिन जो राजनीतिक विचारक होते हैं उनका कर्तव्य ये है कि वो शासक की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास करे और ऐसी विचारधारा का निर्माण करे जिससे कि जनता को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, जनता के अधिकारों की प्राप्ति हो जनता को, और व्यक्ति जो है वो स्वस्थ जीवन या व्यक्ति जो है एक ऐसा जीवन व्यतीत कर सके जिसमें उसकी प्रगति निश्चित हो, जिसमें जो है उसका स्वाभाविक विकास निश्चित हो। तो इस प्रकार के विचारधारा का प्रतिपादन करना राजनीतिक विचारकों का कर्तव्य है। राजनीतिक विचारकों का ये कर्तव्य है कि वो ऐसी विचारधाराओं का प्रतिपादन करें जिससे कि शासन सत्ता जो है वो निरंकुशता की ओर नहीं बढ़कर वो व्यक्ति के हित के लिए कार्य करे, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, उनके अधिकारों के लिए सदैव कार्य करे। तो इस प्रकार से विभिन्न कमियां उनके दर्शन में पाई गई। निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि थॉमस हॉब्स के दर्शन की उपर्युक्त त्रुटियों का ही यह परिणाम था कि समकालीन समाज का प्रत्येक वर्ग उसका आलोचक बन गया। अर्थात पादरी और चर्च जो है हॉब्स की भौतिकवादी विचारधारा के कारण, उसके भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण और धर्म सत्ता को राजनीतिक सत्ता के अधीन कर देने के कारण उनका विरोधी हो गया। प्रजातांत्रिक वर्ग जो था वो उनके निरंकुश शासन का समर्थन करने के कारण या संप्रभु को निरंकुश शक्तियाँ प्रदान किए जाने के कारण उनका विरोधी हो गया। और राजतंत्रवादी जो थे वो उनका वो थॉमस हॉब्स समर्थन करना चाहता था, लेकिन
वो राजतंत्रवादी इसलिए विरोधी हो गए क्योंकि थॉमस हॉब्स ने राज्य के रक्षात्मकता के जाल से निकलकर उसको उपयोगितावाद के स्तर पर ला दिया था। अर्थात उन्होंने ये कहा था कि राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है या जो शासक का मुख्य उद्देश्य है वो है व्यक्ति की आत्मरक्षा करना। अर्थात व्यक्ति जो है उसका स्वयं का उद्देश्य है कि वो स्वयं की आत्मरक्षा के लिए समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से राज्य का जो मुख्य कार्य है वो है व्यक्ति को की सुरक्षा करना, उसकी आत्मरक्षा में उसका सहयोग प्रदान करना। तो इस प्रकार से थॉमस हॉब्स ने जो है राज्य को जो है उपयोगितावाद के स्तर पर ला दिया था। इसलिए भी विभिन्न विचारक जो थे या राजतंत्रवादी थे उनके विरोधी हो गए। तो ये हो गया हमारे आलोचनाएं, थॉमस हॉब्स की विभिन्न विचारधाराओं की आलोचनाएं। अब मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ एक बार।